हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू अल्गोरिदम जो कि है के नियरेस्ट नेबर। इसको हम लोग इन शॉर्ट KNN अल्गोरिदम भी कहते हैं। KNN अल्गोरिदम एक इम्पॉर्टेंट अल्गोरिदम होता है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ऑल्सो इट इज़ द फाउंडेशन जिसके ऊपर हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में लाइक रैग है ना, रैग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारे जगह पे KNN अल्गोरिदम्स के लर्निंग का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो KNN अल्गोरिदम को डायरेक्टली तो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, लेकिन KNN अल्गोरिदम्स के जो भी लर्निंग है, KNN अल्गोरिदम्स के जो भी फाइंडिंग है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं इन रिसेंट प्रोडक्शन सिस्टम लाइक रैग बेस्ड सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, या फिर आप बोल सकते हो रिकमेंडेशन इंजन। ये सारे जगह पे हम लोग KNN के लर्निंग्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए KNN अल्गोरिदम एक इम्पॉर्टेंट अल्गोरिदम होता है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ये जो KNN अल्गोरिदम का जो सीरीज होगा उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। कंप्लीट KNN को हम लोग 5 to 6 लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि KNN होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू KNN। उसके बाद हम लोग देखेंगे KNN अल्गोरिदम होता क्या है, फॉर्मली KNN अल्गोरिदम क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग इंट्यूटिवली समझेंगे कि वाई इट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि KNN जो अल्गोरिदम है उसका हम लोग यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि डिसीजन ट्री भी एक ML बेस्ड अल्गोरिदम है जिसका कि यूज हम लोग क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन टास्क के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग KNN एल्गोरिथम स्टडी करते हैं तो KNN में एक कॉन्सेप्ट आता है नेवर। तो नेवर फाइंड करने के लिए देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे यूक्लिडियन क्या होता है, मैनहट्टन क्या होता है और कोसाइन क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिकोड करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो KNN एल्गोरिदम होता है उसका डिसीजन बाउंड्री कैसा होता है ना। और ऑप्टिमल के KNN एल्गोरिदम में एक हाइपर पैरामीटर होता है के। तो के का ऑप्टिमल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि KNN एल्गोरिदम में फीचर स्केलिंग एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि हम लोग देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड KNN बेस्ड अल्गोरिदम। उसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है एंड हाउ इट अफेक्ट KNN अल्गोरिदम। उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे जहाँ पे हम लोग KNN के एक वेरिएंट को देखेंगे, वेटेड KNN अल्गोरिदम क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से हम लोग KNN अल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लाइक KD ट्रीज क्या होता है, बॉल ट्रीज क्या होता है। और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कि इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे ANN अल्गोरिदम क्या होता है। और आज के टाइम में आप जितने भी रैग बेस्ड सिस्टम सुनते हो या देखते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं ANN बेस्ड टेक्निक का यूज होता है। तो ये सारे जब हम लोग फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि रैग क्या होता है, रैग के एडवांटेज क्या होते हैं, रैग के लिमिटेशंस क्या होते हैं, उसको हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसमें परफॉर्मेंस वर्सेस लेटेंसी का ट्रेड ऑफ को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लॉजिकली डिकोड करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमें स्क्रैच से KNN एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव, क्योंकि इन जनरल इंटरव्यूज में 2-3 एल्गोरिथम को दे विल आस्क यू टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद आपको KNN, उसके बाद आपको MLP मतलब ये समझो कि एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच जस्ट यूजिंग numpy विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी लाइक scikit-learn या फिर PyTorch।
तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद एंड में हम लोग सारे जो भी हमने लर्निंग्स देखा उसके यूज करके हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ केएनएन एल्गोरिदम। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है, इसको कि हम लोग 5 to 6 लेक्चर्स में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल से बहुत ही आराम से कवर करेंगे, सच दैट कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो और बाद में जब हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसको आप इजीली समझ सकते हो। तो हमने देखा था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जनरली हम लोग 2 कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। एक होता है रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम। तो रिग्रेशन में हमने क्या क्या एल्गोरिथम को देखा? हमने सबसे पहले देखा लीनियर रिग्रेशन। जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम हमने देखा कि दैट इज ए काइंड ऑफ रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम। उसके बाद हमने देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो वहां पे हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इवन द नेम सजेस्ट इट इज ए रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम, लेकिन एक्चुअली में ये क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम है। लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टडी करने के बाद हमने देखा डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री जो एक एल्गोरिथम है, इट इज बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम। ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने एनसेम्बल लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखे, बैगिंग के कुछ एल्गोरिथम्स देखे, बूस्टिंग के कुछ एल्गोरिथम्स देखे और वहां पे हमने देखा कि सिंस डिसीजन ट्री, जो भी एनसेम्बल लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं उनका बेस एस्टिमेटेड डिसीजन ट्री होता है एंड डिसीजन ट्री का यूज हम लोग बोथ रिग्रेशन क्लासिफिकेशन टास्क में कर सकते हैं। इसीलिए जो एनसेम्बल लर्निंग जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, इट ऑल्सो फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अभी तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को देखा और समझा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केएनएन एल्गोरिथम। तो केएनएन जो एल्गोरिथम होता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। केएनएन एल्गोरिथम का भी हम लोग यूज बोथ रिग्रेशन क्लासिफिकेशन टास्क में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो रिग्रेशन एल्गोरिथम होते हैं उनका इन जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना। बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना सच दैट कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड वाला लाइन, ये इसको हम लोग कहते हैं एरर टर्म। तो जो एवरेज एरर हो वो मिनिमम हो। हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व इस तरीके से फाइंड करते हैं सच दैट कि जो एवरेज ऑफ एरर हो, है ना, जिसको कि हम लोग कॉस्ट कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं, वो मिनिमल हो। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव रिग्रेशन एल्गोरिथम का। और क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन जनरल एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड करना सच दैट इट इज एबल टू सेग्रीगेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लास सैंपल डेटा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू के नियरेस्ट नेबर, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में केएनएन भी कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले केएनएन एक क्या है? सुपरवाइज्ड एमएल बेस्ड एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड करने का मतलब क्या कि केएनएन एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए आपको लेवल्ड डेटा सेट चाहिए। लेवल्ड डेटा सेट चाहिए जहां पे हर एक डेटा के साथ एक एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू होगा। तो केएनएन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, है ना। जिस तरीके से हमने देखा डिसीजन ट्री, हमने देखा एनसेम्बल लर्निंग के मॉडल्स लाइक बैगिंग एंड बूस्टिंग, उसी तरीके से ये जो केएनएन एल्गोरिथम होता है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। अब हम लोग डिकोड करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होता है? उसका मेन आइडिया क्या होता है? तो केएनएन का आइडिया होता है टू प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट न्यू डेटा पॉइंट। तो सिंस इट इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एक लेवल्ड डेटा होगा। लेवल डेटा में आपके पास क्या होगा? कुछ फीचर्स होंगे और आपके पास एक टारगेट कॉलम होगा और ये आपके पास मल्टीपल सैंपल डेटा होंगे। तो ये आपका ट्रेनिंग डेटा के पार्ट है। तो केएनएन एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गिवन ए न्यू डेटा पॉइंट, गिवन ए न्यू डेटा पॉइंट जहां पे आपको टारगेट पता नहीं है, तो फाइंड द मोस्ट सिमिलर नोन डेटा पॉइंट एंड यूज देयर आंसर। तो अगर मुझे किसी न्यू डेटा पॉइंट के बारे में मुझे जानना है, उसका टारगेट वैल्यू जानना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो डेटा पॉइंट मुझे मिलेगा ना, उस डेटा पॉइंट से रिलेटेड जो सिमिलर डेटा पॉइंट होंगे वो मैं फाइंड करूंगा।
मैं के सिमिलर डेटा पॉइंट फाइंड करूंगा जो कि सिमिलर टू दिस न्यू डेटा पॉइंट है, और उसका जो एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू है, उसका यूज करके मैं आंसर फाइंड करूंगा, राइट। तो ये जो मुझे एक न्यू डेटा पॉइंट दिया गया, उससे मैं क्या करूंगा, के सिमिलर डेटा पॉइंट फाइंड करूंगा। और वो ये जो मेरे पास के सिमिलर डेटा पॉइंट है, हर एक डेटा पॉइंट क्या है, वो एक लेवल्ड डेटा पॉइंट है, हर एक डेटा के साथ एक लेवल एसोसिएटेड है। तो उसका नॉलेज करके, यूज दैट नॉलेज टू मेक इन्फरेंस अबाउट दिस न्यू डेटा पॉइंट। दिस इज कॉल्ड के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम। के नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है हम लोग के वैसे सैंपल फाइंड करते हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा विच इज वेरी मच सिमिलर टू द न्यू टारगेट, है ना, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द हमारे पास जो क्वेरी डेटा पॉइंट है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन, वो जो हमारे पास के डेटा पॉइंट है उसका जो टारगेट एसोसिएटेड है, उसका यूज करके हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं अबाउट द क्वेरी डेटा पॉइंट, है ना। ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसको हम लोग डायग्राम से विद एग्जांपल मैथमेटिकली इसको हम लोग डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम। सबसे पहले इट इज ए इंस्टेंस बेस्ड अल्गोरिदम। ये एक न्यू कीवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि केएनएन जो अल्गोरिदम है, इट मेमोराइजेस द ट्रेनिंग डेटा rather than learning a compact set of weights। जब भी हम लोग कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ये सारे जब मॉडल्स हम लोग ट्रेन करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द ऑप्टिमल सेट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, वेट प्लस बायस, है ना। या फिर जब हम लोग डिसीजन ट्री मॉडल ट्रेन करते हैं, तो वहां भी हम लोग कुछ रूल्स लर्न करते हैं, एंड देन उस रूल्स का यूज करके हम लोग इन्फ्रेंस करते हैं ऑन न्यू डेटा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे केनन में ऐसा नहीं होता है। केनन में वो ट्रेनिंग डेटा को ही मेमोराइज कर लेता है, वो ना तो कोई रूल लर्न करता है, ना तो कोई वेट्स या बायस लर्न करता है, वो डेटा को ही मेमोराइज कर लेता है। और कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है तो उसने जो डेटा को मेमोराइज किया, उसके हेल्प से वो प्रिडिक्शन करता है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस बेस्ड अल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद जो केएनएन अल्गोरिदम है, इट इज नॉन पैरामेट्रिक अल्गोरिदम। मतलब इट डज नॉट अज्यूम एनी मैथमेटिकल या फंक्शनल फॉर्म। हमने देखा कि जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, तो वहां पे जो प्रिडिक्शन होता है वो इट लुक्स लाइक दिस: W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस सो ऑन WNXN प्लस 22। इस तरीके का होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, तो वहां पे जो हमारा इक्वेशन होता है, इट लुक्स लाइक दिस: 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z। जहां पे z गया होता है वो होता है फिर से W1x1 प्लस W2x2 प्लस सो ऑन WNXN प्लस 22 वाला टर्म। तो जब हम लोग केनन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं होता है, कोई भी फंक्शनल फॉर्म नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज लेजी लर्नर। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो ट्रेनिंग फेज, राइट। हमने देखा कि केनन जो एल्गोरिथम होता है, वहां पे हम लोग सीधे ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ना तो कोई वेट्स लर्न करते हैं, ना तो हम लोग कोई पैरामीटर्स लर्न करते हैं, ना तो कोई रूल्स लर्न करते हैं लाइक डिसीजन ट्री। यहाँ पे हम लोग सीधे ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ लेजी लर्नर। यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग फेज इन्वॉल्व ही नहीं होता है। ऑल कंप्यूटेशन डिफर टू द इन्फरेंस टाइम या प्रिडिक्शन टाइम। जो भी कंप्यूटेशन होता है वो इन्फरेंस टाइम में होता है। इन्फरेंस टाइम में क्या होता है कि जब भी मुझे एक न्यू डेटा पॉइंट मिलता है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट है ना, जहां पे मेरे पास फीचर्स हैं और मेरे पास एक टारगेट है, और मुझे नए जो डेटा पॉइंट मिलता है उसमें मेरे पास सिर्फ फीचर्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं हर एक सैंपल पॉइंट से मैच करूंगा, एंड उसके बाद मैं
कि ट्रेनिंग डेटा का जो पॉइंट है उसको मैं फाइंड करूंगा और उसके साथ जो एसोसिएटेड लेवल है उसका यूज करके मैं इन्फरेंस करूंगा। तो ये सारे जो प्रोसेस होती है वो सारे प्रोसेस इन्फरेंस टाइम पे होता है, ट्रेनिंग टाइम पे नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये मतलब समझ में आ रहा है ये तीन कीवर्ड्स का कि व्हाई कैनन इज ए इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, व्हाई इट इज नॉन पैरामीट्रिक एंड व्हाई इट इज लेजी लर्नर। ठीक है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉर्मली देखेंगे और डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्रैच से देखते हैं कि कैनन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई क्लासिकल एमएल मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी आपके पास फीचर्स हैं उसको एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, टारगेट को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, सच दैट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द नंबर्स। कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कंप्लीट डेटा सेट, अगर हमने देखा लास्ट में एग्जांपल राइट, सेंटिमेंट एनालिसिस, जहां पे हमारे पास फीचर्स के नाम पे हमारे पास क्या थे, टेक्सचुअल डेटा थे, ट्वीट्स थे, उसको हमने क्या किया, यूजिंग बर्ट बेस्ड एम्बेडिंग हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू ए 768 लेंथ का वेक्टर। तो उसको हम लोग ऐसे 768 फीचर्स की तरह उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैनन एल्गोरिथम को स्क्रैच से देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में कुछ फीचर्स हैं। आप देखो कि यक्स जो मेरा डेटा है उसमें मेरे पास क्या ये सारे फीचर्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास लेवल है, टारगेट वैल्यू है। राइट, हर एक डेटा पॉइंट किसी न किसी टारगेट के साथ एसोसिएटेड होगा सिंस कैनन इज ए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये मेरा ट्रेनिंग पॉइंट है। अब क्या है, मुझे क्या दिया गया कि गिवन ए न्यू पॉइंट, गिवन ए न्यू पॉइंट क्यू, मुझे बताना है कि इसका एसोसिएटेड लेवल क्या है। ठीक है, तो आप मान लो कि ये जो डेटा मेरा है ना, इट इज ए काइंड ऑफ, समझो क्लासिफिकेशन डेटा सेट, जहां पे डेटा आइदर क्लास 1 हो सकता है, मान लो इसको क्लास 1 बोलो, ये सारे जो डेटा ये सारे क्लास 1 के डेटा है, ये सारे मानो मेरे क्लास 0 के डेटा है। ठीक है, तो आप मानो कि सिंस इट इज ए न्यूमेरिक फॉर्मेट, और अगर वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है और अगर आप ये मानते हो कि हर एक जो मेरे पास सैंपल डेटा है ना उसमें मेरे पास टू वैल्यूज है, टू वैल्यूज है, तो अगर दो वैल्यू का तो उसको हम लोग इस तरीके से 2D प्लॉट में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कि जब हमने इस डेटा को ये 2D ग्राफ में जब प्लॉट किया तो इट लुक्स लाइक दिस। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेरा न्यू डेटा पॉइंट क्यू है उसको भी हमने प्लॉट किया। ठीक है, तो ये 2D स्पेस में डेटा मेरा इस तरीके से दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि हमें डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और अगर हमने डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम लोग 2D ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं अगर हमारे पास जस्ट टू फीचर्स हैं। मान लो कि मेरा डेटा अभी जो है इट लुक्स लाइक दिस, x1 x2 एंड टारगेट। तो यहाँ पे 5 6 टारगेट मान लो 0, 4 3 मान लो टारगेट 0, 8 12 मान लो टारगेट 1, 5 9 मान लो टारगेट 1। तो इस तरीके का डेटा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से 2D एक्सेस में प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे x एक्सिस x1 को रिप्रेजेंट करता है एंड y एक्सिस x2 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप डिफरेंट कलर देख रहे हो ये क्लास 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आप देख रहे हो ये सारे क्लास 0 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो क्यू है ये मेरे पास एक न्यू सैंपल डेटा है, ये एक न्यू क्वेरी पॉइंट है। अब मुझे बताना है कि इसका टारगेट क्लास क्या है, क्या ये जो क्यू पॉइंट है क्या ये क्लास 1 है या क्या ये क्लास 0 है। तो इसको हम लोग केनन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। तो फॉर ए न्यू पॉइंट क्यू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू एवरी ट्रेनिंग पॉइंट। ये जो मेरे पास क्यू एक वेक्टर होगा, ये सारे पॉइंट भी एक वेक्टर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्यू पॉइंट को सारे ये जो पॉइंट देख रहे हो ना उससे हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे, डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। डिस्टेंस क्यों कंप्यूट करेंगे, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से जो भी सबसे क्लोजेस्ट नेबर है वो फाइंड करना है, सबसे जो क्लोजेस्ट नेबर है मुझे वो फाइंड करना है। तो सबसे क्लोजेस्ट नेबर फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे कि ये जो क्यू पॉइंट है उसका इसके साथ कितना डिस्टेंस है। मान लो D1 है, इसके साथ D2 है, इसके साथ D3 है, इसके साथ D4 है, इसके साथ D5, इसके साथ D6, इसके साथ D7, इसके साथ D8, इसके साथ D9। हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो अलग अलग तरीके होते हैं डिस्टेंस फाइंड करने का, उसको हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी सोचो कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट को बाकी सारे पॉइंट के साथ मैंने डिस्टेंस कंप्यूट किया।
मैंने डिस्टेंस कंप्यूट किया फ्रॉम क्यू टू एवरी ट्रेनिंग पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सारे पॉइंट को डिस्टेंस वाइज सॉर्ट कर दूंगा, लो टू हाई। मैं सारे पॉइंट्स को अरेंज कर दूंगा फ्रॉम लोवेस्ट डिस्टेंस टू हाईएस्ट डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे क्लोजेस्ट होगा। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट क्यू है इससे सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट कर लेंगे तो हम लोग सारे डेटा पॉइंट को बाय डिस्टेंस हम लोग उसको सॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग के सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब सबसे नियरेस्ट नेबर के पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और जब हम लोग एक बार के पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसके साथ एसोसिएटेड लेवल्स को एनालाइज करेंगे। और अभी के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा क्लासिफिकेशन नेचर का है। तो अगर मैंने रखा के इक्वल टू 3, के इक्वल टू अगर हमने 3 रखा और मान लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट के साथ जो एसोसिएटेड सबसे क्लोजेस्ट 3 पॉइंट है वो एक ये और एक ये। तो हमने 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, के इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग, और हम लोग अब उसको एनालाइज करेंगे कि जो 3 पॉइंट्स को हमने सिलेक्ट किया उसका एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट द मेजोरिटी क्लास। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने 3 नेबर को सिलेक्ट किया उसमें मेजोरिटी जो डेटा पॉइंट है उसका लेवल क्या है, उसका टारगेट वैल्यू क्या है। और जो मेजोरिटी होगा वो होगा विनर, और वो आ जाएगा ये जो क्यू पॉइंट है उसका टारगेट। और अगर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, मान लो ये हाउसिंग प्राइस प्रोडिक्शन प्रॉब्लम है जहाँ पे इस वाले हाउस का प्राइस है 60 लाख, इस वाले का 50 लाख, इस वाले का 40 लाख। तो हम लोग इस हाउस का प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज लेंगे 60 प्लस 40 प्लस 50, जस्ट लाइक डिसीजन ट्री अल्गोरिदम। डिसीजन ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो वहां पे हम लोग एवरेज लेते हैं, अगर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम लोग वहां पे मेजोरिटी वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा केएनएन अल्गोरिदम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन शॉर्ट ये समझो कि सबसे पहले हम लोग ये जो मेरा क्यू पॉइंट है उसका हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। क्या क्या डिस्टेंस कंप्यूट करने के तरीके होते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार जब हम लोग सारे पॉइंट के साथ डिस्टेंस कंप्यूट कर लेंगे उसके बाद उसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं लो टू हाई डिस्टेंस, और उसके बाद के जो पॉइंट उसको सेलेक्ट करके और उसका जो एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू उसको एनालाइज करके और उसके हेल्प से हम लोग क्यू जो मेरा पॉइंट है उसका हम लोग इन्फ्रेंस करते हैं, उसका हम लोग प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से कि किस तरीके से हम लोग केएनएन के हेल्प से हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो ये है मेरा डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डेटा पॉइंट एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का डेटा सेट है जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गिवन ए डेटा मुझे बताना है कि वो डेटा वो स्पैम है या हैम है। मतलब गिवन ईमेल मुझे बताना है कि क्या वो ईमेल स्पैम है या हैम है। तो आप देखोगे ये डेटा पॉइंट को तो मेरे पास क्या है, हर एक डेटा पॉइंट की करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है कि मान लो ईमेल 1 लॉटरी कीवर्ड्स कितनी बार कंटेन करता है, प्राइस कीवर्ड कितनी बार कंटेन करता है। E2 जो ईमेल है वो लॉटरी कितनी बार कंटेन करता है, प्राइस कितनी बार कंटेन करता है। E3 जो ईमेल है वो प्राइस कितनी बार कंटेन करता है, लॉटरी कितनी बार कंटेन करता है। तो इसको हमने यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, ये है मेरा डेटा, ये है मेरा ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, उसको हम लोग ग्राफ में इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं जहां पे हमने स्पैम को ये ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया एंड हैम को हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया। और हमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा के इक्वल टू 3 है तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा एक्स पॉइंट है उससे मैं 3 नियरेस्ट नेबर फाइंड करूंगा। ठीक है, और जब मुझे 3 नियरेस्ट नेबर मिल जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि उसका टारगेट वैल्यू क्या है, उसका टारगेट लेवल क्या है, और उसके बाद हम लोग मेजोरिटी वोटिंग करेंगे। तो अगर आप मान लो हाइपोथेटिकली कि ये 3 पॉइंट हमारे नियरेस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे मेजोरिटी क्लास क्या है, ट्रायंगल है। तो जो मेरा एक्स का जो टारगेट वैल्यू होगा, जो मेरा एक्स का जो टारगेट लेवल होगा वो ये ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब वो स्पैम हो जाएगा। इस तरीके से चीजें काम करती है। हम लोग आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नियरेस्ट नेबर फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं डिस्टेंस कंप्यूट करने का फ्रॉम ए गिवन क्वेरी पॉइंट टू ऑल द ट्रेनिंग डेटा के सैंपल पॉइंट। तो गिवन न्यू डेटा पॉइंट, मान लो 5 3 इज द न्यू डेटा पॉइंट, व्हाट इज द प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द केएनएन फॉर के इक्वल टू 3।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इससे हम लोग सारे का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस पॉइंट से हम लोग सारे का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और 3 सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पिक करेंगे और जब हमें 3 क्लोजेस्ट पॉइंट पिक मिल हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके साथ एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड 3 नियरेस्ट नेबर फॉर x 5 3 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग केएनएन को एज ए क्लासिफिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। केएनएन से हमें क्या होगा, केएनएन से हमें के नियरेस्ट नेबर मिलेगा और अगर हमें उसको एज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करना है तो वहां पे हम लोग मेजोरिटी वोटिंग करेंगे और अगर हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम यूज करना है तो वहां पे हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिसीजन बाउंड्री कैसा दिखता है। ठीक है, जब हम लोग केएनएन को एज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वहां पे डिसीजन बाउंड्री हाइपोथेटिकली कैसा दिखेगा। तो केएनएन एज ए क्लासिफायर, केएनएन एज ए क्लासिफायर इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। जिस तरीके से हम लोग डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को भी एज ए क्लासिफिकेशन टास्क यूज कर सकते हैं, जहां पे हमने देखा था डिसीजन ट्री क्लासिफायर एल्गोरिथम, है ना। तो इन जनरल कोई भी क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम होता है, मैं अभी केएनएन के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल अगर हम लोग किसी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की बात करते हैं तो वहां पे इन जनरल ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री सच दैट इट इज एबल टू सेपरेट द डेटा ऑफ डिफरेंट क्लास, है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है। अलग अलग एल्गोरिथम में हम लोग अलग अलग तरीके से डिसीजन बाउंड्री फाइंड करते हैं, अलग अलग तरीके से मॉडल को ट्रेन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, लॉजिस्टिक में अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, उसके बाद डिसीजन ट्री में भी अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। तो अगर आप केएनएन एल्गोरिदम को सॉल्व करोगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, है ना, केएनएन एल्गोरिदम में केएनएन जो एल्गोरिदम होता है उसको हम लोग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो केएनएन एल्गोरिदम होता है, यहाँ पे जो एक के होता है वो एक हाइपर पैरामीटर होता है, हाइपर पैरामीटर, ठीक है। के एक हाइपर पैरामीटर्स होता है। तो जब आप के को ट्विक करोगे तो आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, डिफरेंट तरीके का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या विजुअलाइज करें, हम लोग विजुअलाइज करें कि जब के का वैल्यू छोटा होगा वर्सेस जब के का वैल्यू बड़ा होगा तो हमारा हाइपोथेटिकल जो डेटा होगा वो उसका सेपरेशन कैसा होगा, हमारे मॉडल का सेपरेशन कैसा होगा, उसको हमें विजुअलाइज करना है। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। मान लो आपका जो डेटा है इट इज अ काइंड ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट, जहाँ पे हर एक सैंपल पॉइंट का एक क्लास आइदर 1 हो सकता है, मान लो इसको 1 मानो और इसको 0 मानो। तो हमने इस डेटा को प्लॉट किया इनटू 2D एक्सिस, देख सकते हैं यहाँ भी प्लॉट किया यहाँ भी प्लॉट किया, हमने सेम डेटा यूज किया। डिफरेंस क्या है कि हमने फर्स्ट केस में हमने k इक्वल टू 1 लिया। k मतलब क्या कि एक हाइपर पैरामीटर होता है ऑफ k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, इसको हम लोग फर्दर देखने वाले हैं। तो अगर हमने k इक्वल टू 1 लिया और दूसरे सिनेरियो हमने k का वैल्यू ज्यादा लिया तो आप देखोगे कि हमारा डिसीजन बाउंड्री इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हो कि ये जो डिसीजन बाउंड्री इट लुक्स समवट सिमिलर टू जो डिसीजन ट्री का डिसीजन बाउंड्री था, है ना। वहां पे क्या था, वहां पे भी जो डिसीजन बाउंड्री था इट वाज लाइक दिस, है ना, टुवर्ड्स द एक्सिस। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो रेड वाला पॉइंट है, इस रेड वाले पॉइंट के अराउंड भी एक डिसीजन बाउंड्री फॉर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक डिसीजन बाउंड्री फॉर्म हो गया है और उसके अलावा ये है मेरा इन जनरल डिसीजन बाउंड्री। तो मान लो अगर कोई न्यू डेटा पॉइंट मुझे मिलता है, कोई न्यू डेटा पॉइंट मिलता है एंड इफ इट लाई समवेयर हेयर, तो वो क्या होगा, वो डिफॉल्ट जो होगा वो क्लास 1 होगा। अगर वो यहाँ लाई करेगा वो क्लास 1 होगा, अगर वो यहाँ लाई करेगा क्लास 1 होगा, यहाँ लाई करेगा 1 होगा। जैसे ही इस बाउंड्री से इधर आएगा तो ये क्लास 0 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा क्लास 0 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा क्लास 0 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा क्लास 0 हो जाएगा और जैसे ही अंदर जाएगा तो वो क्लास 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने ट्रेन किया ना k इक्वल टू 1 पे, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू आउटलायर्स। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये जो डेटा पॉइंट है, ये जो रेड वाला डेटा पॉइंट है, क्लास 1 डेटा पॉइंट है, इट लुक्स लाइक आउटलायर। लेकिन सिंस हमने k का वैल्यू बहुत छोटा रखा तो जैसे ही मेरा डेटा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो वो क्लास 0 हो जाएगा और जैसे ही थोड़ा सा अंदर लाई करेगा वो क्लास 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू आउटलायर्स। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉडल होगा वो ओवर फिटिंग कर रहा है। ये जो मॉडल है वो ओवर फिटिंग कर रहा है और जब मॉडल ओवर फिटिंग करता है तो क्या होता है, ओवर फिटिंग जब करता है तो क्या होता है कि ट्रेनिंग जो एरर होता है ना,
वो लो होता है और टेस्टिंग एरर जो होता है वो हाई होता है। ट्रेनिंग एरर लो, टेस्टिंग एरर हाई, और यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवर फिटिंग। जब हम लोग के का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, इस तरीके का ये कर्व हमारा स्मूथ हो जाता है। ये कर्व हमारा स्मूथ हो जाता है। अब ये नॉइज को अच्छे से सेग्रीगेट करता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नॉइज को सेग्रीगेट करे, वो जस्ट सिग्नल को लर्न करे। तो अगर सिग्नल को लर्न करना है तो इसको हम लोग एज ए नॉइज ट्रीट करके हमारा मॉडल इट शुड बी इनसेंसिटिव टू दिस डेटा पॉइंट। तो अब ये है मेरा डिसीजन बाउंड्री। अब मेरा डेटा पॉइंट अगर इधर कहीं भी लाई करता है, इधर कहीं भी लाई करता है, तो वो डिफॉल्ट क्लास 1 होगा। और अगर इस पॉइंट के इधर कहीं भी लाई करता है, इवन इस पॉइंट के बाजू में लाई करता है, तो भी वो क्लास 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग के का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो डिसीजन बाउंड्री होगा वो स्मूथ होगा, स्टेबल होगा, और ये इजीली जनरलाइज कर सकता है। क्योंकि जनरलाइज इसीलिए कर सकता है क्योंकि इसने नॉइज को लर्न नहीं किया, इसने सिर्फ सिग्नल को लर्न किया। ठीक है। तो जब भी हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि के का वैल्यू ना तो बहुत कम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमें बीच में कहीं पे एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है। हमें कहीं पे एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है जहाँ पे मॉडल का लर्निंग बहुत अच्छे से हो रहा है। जब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे केनन एल्गोरिथम का, वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि केएनएन एज ए रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसा काम करता है। तो जिस तरीके से डिसीजन ट्री को हम लोग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से केएनएन एल्गोरिथम को हम लोग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। हमने देखा था कि जो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम होता है ना, उनका एक प्रॉब्लम होता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को जब हम लोग रिग्रेशन टास्क में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि इट कैन नॉट एक्स्ट्रापुलेट मतलब जो प्रिडिक्शन होगा, जो इन्फ्रेंस होगा, इट विल ऑलवेज इन द रेंज ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू इन द ट्रेनिंग डेटा। जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसी रेंज में ऑलवेज प्रिडिक्शन होगा। इट कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मान लो कि आपके ट्रेनिंग डेटा में, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन में अगर मानो कि इफ द प्राइस मिनिमम प्राइस इज 30 lakhs एंड द मैक्सिमम प्राइस इज 120 lakhs, तो जब भी आप रिग्रेशन एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे, जब भी आप या तो केएनएन या तो जब भी आप डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, तो द प्रिडिक्शन जो होगा इट विल ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 30 lakhs टू 120 lakhs। इट कैन नॉट गो टू 20 lakhs, इट कैन नॉट गो टू 130 lakh। तो रिग्रेशन एल्गोरिथम में देखोगे आप, यहाँ पे हमारे पास दो फीचर्स हैं, एक एरिया है, दूसरा है बेडरूम्स। एरिया देखोगे ये सारे एरिया के वैल्यू है, ये है नंबर ऑफ बेडरूम। इसको हमने यहाँ पे 2D ग्राफ में प्लॉट किया। सिंस हमारे पास दो फीचर है तो हमने इसको 2D ग्राफ में प्लॉट किया। अगर मेरे पास 3 फीचर्स होंगे तो हमें इसको 3D ग्राफ चाहिए विजुअलाइज करने के लिए, और ये है मेरा टारगेट वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने देखोगे कि हमने सारे डेटा पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया, और उसके साथ हमने एक टारगेट एसोसिएटेड वैल्यू भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब हमें एक न्यू डेटा पॉइंट दिया जाता है 7,5। उस डेटा पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे बताना है कि उस हाउस का प्राइस क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर के नियरेस्ट नेबर हम लोग ये जो मेरा एक्स डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट का हम लोग सारे सारे जो भी ट्रेनिंग सैंपल है उसके साथ हम लोग डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। और डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद जो के नियरेस्ट पॉइंट होगा ना, के जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और उनका जो एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू है, उनका जो एसोसिएटेड हाउसिंग का प्राइस है, उसका हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा इंट्यूटिव लग सकता है आपको, ये इंट्यूटिव लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखना है कि गिवन ए न्यू एरिया अगर आपको वहां पे लैंड परचेज करना है तो उस लैंड का प्राइस क्या होगा, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि उस लैंड के नेबर में जो भी घर बने हैं, उस लैंड के नेबर में जो भी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड है, उनसे जा करके आप पूछ सकते हो कि आपने इस लैंड को कितने में खरीदा, और आसपास के नियरेस्ट जो लैंड है उसका प्राइस आप पूछ करके अगर आप उसका एवरेज कंप्यूट करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी अराउंड दैट पर्टिकुलर रेंज, है ना। तो ये थोड़ा इंट्यूटिव, आप सोच के देखो, राइट। कभी भी एक एरिया में ऐसा नहीं होगा कि
उस एरिया में लोगों ने लैंड 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पर 1000 स्क्वायर फीट खरीदा है, और आप जब 2 महीने के बाद जब लैंड खरीदने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर लैंड का प्राइस 1 से ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी क्लोज इनफ, एंड दैट इज द इंट्यूशन बिहाइंड के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हमने रखा k इक्वल टू 3, तो हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर सैंपल से जो नियरेस्ट 3 पॉइंट है, नियरेस्ट 3 नेबर्स को हम लोग फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका एवरेज कंप्यूट करेंगे। टेक एवरेज ऑफ k नियरेस्ट सैंपल, राइट। दिस इज हाउ वी कैन यूज एज ए रिग्रेशन एल्गोरिथम। हमने देखा किस तरीके से केएनएन को हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग केएनएन को एज ए रिग्रेशन टास्क में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि केएनएन जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग एज ए रिग्रेशन टास्क में कैसे यूज कर सकते हैं, एंड इन दैट केस वहां पे जो बेस्ट फिटिंग कर्व होगा, बेस्ट फिटिंग कर्व वो कैसा दिखेगा, है ना। यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री नहीं होगा। डिसीजन बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अप्लाई होता है। जब हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करते हैं। हमने लीनियर रिग्रेशन देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, वहाँ पे हमने देखा कि बेस्ट फिटिंग कर्व को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि केएनएन को अगर हम लोग एज ए रिग्रेशन टास्क में यूज करेंगे तो वहाँ पे जो बेस्ट फिटिंग कर्व होगा, जो बेस्ट फिटिंग हाइपोथेटिकल कर्व होगा, वो कैसा दिखेगा, है ना। इवन दो एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में हम लोग यहाँ पे कोई भी बेस्ट फिटिंग कर्व नहीं फाइंड करते हैं, हम लोग जस्ट के नियरेस्ट नेबर फाइंड करते हैं और उसका हम लोग एवरेज कंप्यूट करते हैं। लेकिन हम लोग हाइपोथेटिकली समझना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम में इन जनरल जब भी आप कोई मॉडल ट्रेन करते हो तो जो आउटपुट होगा ना वो ऑलवेज लुक्स लाइक बेस्ट फिटिंग कर्व, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि किसी भी रिग्रेशन एल्गोरिथम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग कर्व दैट प्रेडिक्ट द टारगेट विथ मिनिमल कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप इस कर्व को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट कर्व है ना, इट प्रोड्यूसेस ए स्टेप लाइक पीस वाइज फंक्शन, नॉट ए स्मूथ कर्व। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से स्टेयर केस जैसा यहाँ पे देखोगे बन रहा है ना। यहाँ पे स्मूथ नहीं है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आपका बाउंड्री बना, यहाँ पे स्मूथ नहीं है ना। हमने देखा था इन डिसीजन ट्री, वहाँ भी हमारा डिसीजन बाउंड्री समवट इसी तरीके का दिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, इट इज काइंड ऑफ, हमने क्या किया, सिमुलेट किया कि हमारा जो बेस्ट फिटिंग करे वो कैसा दिखेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, k इक्वल टू 1 कंसिडर किया। k इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि गिवन ए न्यू डेटा पॉइंट, आप फाइंड करो कि उस डेटा पॉइंट से जो सबसे नियरेस्ट सैंपल डेटा है उसका एसोसिएटेड टारगेट वैल्यू क्या है, और वही टारगेट वैल्यू आपका जो न्यू सैंपल डेटा है उसका हो जाएगा। k इक्वल टू 1 मतलब वही हुआ। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने न्यू ट्रेनिंग डेटा को मैंने कंसीडर किया, तो इसका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, मान लो ये नियरेस्ट पॉइंट है, तो इसका जो प्राइस होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेस्ट फिटिंग कर्व है वो इट लुक्स लाइक दिस। तो अगर आप मान लो कि आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट नियरेस्ट है। तो अगर ये वाला पॉइंट नियरेस्ट होगा तो इसका जो प्राइस होगा ना वो सेम एज इसका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो देखोगे जो कर्व है इट लुक्स लाइक दिस। जब आप इसको इंक्रीज करोगे, के को जब इंक्रीज करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपने k इक्वल टू 5 लिया, तो आप क्या करोगे, गिवन ए न्यू पॉइंट आप उससे नियरेस्ट 5 पॉइंट पिक करोगे कि उस पॉइंट से नियरेस्ट 5 पॉइंट कौन से हैं, और वो जो 5 पॉइंट आपको मिलेगा उसका आप सीधे एवरेज लेकर के आप आंसर फाइंड करोगे। तो आप देखोगे कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो इसका नियरेस्ट 5 पॉइंट कौन सा होगा, 1 2 3, ये 5 पॉइंट होगा। तो इसका आप एवरेज कंप्यूट करोगे, एवरेज कंप्यूट करके देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस, है ना, इट लुक्स लाइक दिस। तो हमारा कर्व इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो जैसे सबके इंक्रीज करोगे तो ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप अप है ये थोड़ा सा स्मूथ होता जाएगा, है ना, इट विल गेट स्मूथर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा विजुअलाइज किया कि हाइपोथेटिकली हमारा डिसीजन बाउंड्री, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा बेस्ट फिटिंग कर्व कैसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग
नियरेस्ट नेबर फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मिन्कोस्की डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी एंड कोसाइन सिमिलैरिटी का वेरिएंट, जो कि scikit-learn इंटरनली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।